मित्रों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों अब मनरेगा स्कीम का भी नाम बदलेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम होगा अब पूज्य बापू नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी क्योंकि कांग्रेस ने नाम दिया था, तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी को बहुत सम्मान करते हैं, तो उन्होंने पूज्य गांधी उनको कर रहे हैं। इस बारे में कैबिनेट डिसीजन हो गया। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, उस बारे में चर्चा करनी जरूरी है। एक तो यूजीसी खत्म किया जाएगा, इस यूजीसी से जगह एक नया संस्थान बनाया जाएगा, यूजीसी और एआईसीटीई को जोड़कर। और जो एक और महत्वपूर्ण निर्णय है वो है कि जो देश की जनगणना की जाएगी वो अब ऐप के माध्यम से की जाएगी, ताकि अदरवाइज क्या होता है कि टीचर पहले हाथ से लिख के लाते हैं, फिर उसको कंप्यूटर में फीड करते हैं, बड़ा लंबा उसमें प्रोसेस लगता है। तो ये 2027 तक हो जाएगा। तो ये 3 बड़े डिसीजन सरकार ने लिए हैं, उस बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू की जाए। तो मित्रों सबसे पहला है कि जो मनरेगा है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। और ये हर स्टेट में उसके जो वेजेस है, यानी जो उसकी दिहाड़ी है, दिहाड़ी अलग-अलग होती है। किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि उस स्टेट के भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उस स्टेट की इनकम क्या है, और इन सब चीज़ों को लेकर कैलकुलेट की जाती है। तो जो नरेगा है, पहले उसका नाम था नरेगा। 2005 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी कांग्रेस की तरफ से, तो उसका नाम रखा गया था नरेगा, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस योजना को 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी आगे जुड़ गया। तो पहले लोग नरेगा से कहते थे और बाद में मनरेगा कहने लगे। अब ये मनरेगा में जो बहुत बड़ी इसमें सफलता ये मिली, 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, एक सफलता मिली और एक असफलता मिली। पहले सफलता ये मिली कि मनरेगा के लॉन्च होने के बाद किसी भी गाँव में कभी आप ये नहीं सुनोगे कि कोई आदमी भूखा सो गया है। यानी आपके अगर जज़्बा हो आपके पास, जो स्कीमें सरकार की चल रही हैं कि आपको अन्न भी ₹2 का, ₹1 का देना है, और आपको रोज़गार भी 100 दिन का देना है, तो ले देकर आपका काम चल जाता था, कोई भूखा नहीं सोता था। तो ये मनरेगा उसका प्रतिफल था। उसके बाद जब मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार ने उसको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, यानी 5-5 किलो मुफ्त राशन देने की कर दी। तो ये और अच्छी स्कीम हो गई कि अब कोई भूखा न सोएगा और न कोई भूखा मरेगा। जो पहले चलता था कि कोई जो है कोई भूखमरी मरी का शिकार हो गया, यानी भूख से मौत हो जाती थी, वो अब नहीं। और उसके बाद फिर इसमें चेंजेस होते गए हो गए। तो 100 दिन का रोजगार है, और जहाँ-जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ बाढ़ आती है, वहाँ इसको 150 दिन कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए, हमेशा नहीं। तो ये स्कीम। अब इसमें जो नया कैबिनेट ने प्रस्ताव किया है, वो ये किया है कि इसका नाम एक तो पूज्य बापू नरेगा कर दिया जाएगा, और दूसरा इसमें एक और अच्छी बात क्या होगी कि जो काम के दिन हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 100 से 125 कर दिया जाएगा। यानी 365 दिन में से 125 दिन आपको रोजगार मिलेगा। बाकी दिन लोग, जो गाँव के लोग हैं, वो अपना काम करते हैं। जैसे खेती करना, साल भर में 3 बार तो 3 तो फसलें होती हैं, तो उनको अपनी खेत में भी काम करना पड़ता है, और जब खाली होते हैं, तब वो मनरेगा में आ जाते हैं। तो एक तो इसमें 125 दिन इनका हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ देखनी होगी कि जो एवरेज अ, लोग जो रोजगार ले रहे हैं, 100 दिन का गारंटी है, लेकिन लोग 50 दिन की जो है ले रहे हैं। कुल जो पिछले साल ही अगर हम देखें, तो करीबन 3 करोड़ के आसपास, यानी 2 करोड़ 94 लाख रोजगार दिवस पैदा हुए। उसमें से केवल 40 लाख ऐसे थे जिन्होंने 100 दिन पूरे किए, यानी 40 लाख लोगों ने ही 100 दिन पूरे किए। और इसमें बाकी जो लोग थे, उन्होंने जो 6,74,000 परिवार ऐसे थे जिन्होंने, परिवार ने, एक तो व्यक्तियों ने, कि जो 40,70,000 लोगों ने 100 दिन पूरे किए, और 6,74,000 ऐसे जिन्होंने फैमिली, अगर एक से ज्यादा लोगों ने काम किया, तो वो इतने लोग थे। और इसमें, अब इसमें जो कैलकुलेशन की है, जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, उसने रिकमेंड किया है
कि 1 अप्रैल 2026 से, यानी जब ये 16 फाइनेंस कमीशन लागू होगा, तो उसमें इसको भी कर देना चाहिए। तो कैबिनेट की कल बैठक थी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उनमें ये डिसीजन लिया गया कि इसका नाम बदल के पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया जाए और इसकी जो संख्या है 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया जाए, तो गाँव में इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट बात इसमें एक और है कि नाम तो बदलेगा, इसमें ये कोशिश की जाएगी कि लोगों को 125 दिन का रोज़गार मिले। ऐसा नहीं कि प्रोविज़न तो आपने कर दिया, लोग ले नहीं रहे। तो उनको कैसे लिया जाए, तो उसमें और चीज़ें इसमें जोड़ी जाएँगी। तो उसमें जैसे-जैसे और चीज़ें जब ये प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो हो सकता है सरकार इसी सत्र में ही इस बिल को टेबल कर दे, तो तब उसमें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसमें जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एक सरकार ने फैसला लिया है कि जो यूजीसी है, उसको खत्म करना है। दरअसल यूजीसी की बहुत आलोचना होती है, क्योंकि यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूजीसी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ग्रांट देने का काम करे। लेकिन ये यूजीसी तो रेगुलेटर बन गया, यानी वो क्या यूनिवर्सिटियां करेंगी नहीं करेंगी, जो भारतीय संसद और विधानसभाओं द्वारा कानून से बने हुए यूनिवर्सिटीज है उनमें ऑर्डर करती है कि तुम्हारा ये कोर्स इलीगल है, ये लीगल है, इसको तुम परमिशन मांगो, इस सीटें बढ़ाने की परमिशन मांगो, इस कोर्स की परमिशन मांगो। बहुत यूजीसी का काम बहुत ही पंगे वाला काम है। तो जब यूनिवर्सिटी बन गई, यूनिवर्सिटी बनी है विधानसभा से, वो उससे बड़ा कोई नहीं। जो यूनिवर्सिटी बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो नेशनल यूनिवर्सिटियां होती है, वो बनती है आपके संसद से। तो संसद से अगर कोई बिल पास हो गया तो उसको यूजीसी रेगुलेट करना बड़ी शर्मनाक स्थिति है। कई मुकदमे इस पर हुए हैं और उन मुकदमे से निजात पाने के लिए और उसे रेगुलेट करने के लिए, हालांकि मोदी सरकार ने लेट कर दिया। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि उन्होंने जो रेगुलेटर है, जो ये जिनकी दादागिरी चल रही है, उनको खत्म करना है। उन्होंने एक यूजीसी भी था कि यूजीसी को खत्म करना है। तो यूजीसी की जगह अब जो यूजीसी और एआईसीटीई है, उसकी जगह होगा उच्च शिक्षा नियमन निकाय। और इसमें जो इसका जो नाम होगा उच्च शिक्षा आयोग, यानी जो यूजीसी है अब उसका नाम बदल जाएगा उच्च शिक्षा आयोग। और इसको जाना जाएगा भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक। और इसका नाम एक और होगा कि प्रस्तावित एकल उच्च शिक्षा नियामक का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को प्रस्तावित करेगा, उसकी जगह ये लेगा। और इसमें विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण की स्थापना, विकसित भारत उच्च शिक्षा अधीक्षण, इसका टोटल बिल का नाम होगा। और इसमें सब कुछ इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा कि यूजीसी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षा क्षेत्र को, जबकि एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा की देखरेख करती है और एनसीटीई शिक्षकों की शिक्षा के लिए नियमन बनाती है। इसमें मेडिकल और लॉ इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको अलग रखा गया क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। तो इन डिग्रियों को यूजीसी से बाहर रखा है। यूजीसी मतलब जो नया उच्च शिक्षा आयोग होगा उससे बाहर रखा गया है। और 3 प्रमुख कार्य इसके होंगे। एक तो विनियमन होगा, मान्यता देना होगा, व्यावसायिक मानक निर्धारित करना होगा, वित्त पोषण करना होगा। और इसके अलावा इसमें अनेक इसमें प्रस्ताव हैं, जिसमें अलावा सरकार ने 71 और कानूनों को निरस्त करने का मन बनाया है कि जो कानून ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, जिनका मतलब है कि जो उन कानूनों को विड्रॉ करेगी सरकार। अभी तक सरकार ने ये बड़े अच्छे काम किए हैं कि करीबन 1200-1300 कानून विड्रॉ हो चुके हैं। अब इसमें जो एक और सरकार ने अच्छा फैसला लिया है कि 2027 तक जनगणना पूरी हो जाएगी और इसमें 11,718 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऐप के जरिए एक एप्लीकेशन होगा, जो जब ये सेंसस करने वाले आपके घर आएंगे तो एक उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और उसमें आपकी जानकारी भरी जाएगी, नाम, पता, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उन एक एक आदमी का। तो वो क्या होगी, वो डिजिटली आंकड़े सरकार के पास आ जाएंगे और उसमें 30 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। और इस ये 2 चरणों में होगी। पहले चरण जो होगा
वो अप्रैल से सितंबर 2026 में शुरू हो जाएगा और इसमें पहले घरों की गिनती होगी कि कितने घर हैं, कच्चे घर, पक्के घर, आधे पक्के घर, इस तरह से, क्योंकि इससे सरकार को नीतियाँ बनाने में मदद मिलती है कि कितने कमज़ोर हैं, कितने उच्च वर्ग के लोग हैं, कितना मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए उनकी इनकम वगैरह सब जानी जाती है। और जो दूसरा चरण होगा, वो अगले साल यानी अप्रैल 2027 में होगी और उसमें जनगणना जिसको कहते हैं, उसमें जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंकड़े लिए जाएँगे और इसमें उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा, दिव्यांगता, सामाजिक स्थिति, जाति, पेशा और माइग्रेशन, ये इसमें लिया जाएगा। तो पहली बार ऐसा है कि 1931 के बाद पहली बार भारत में अ, जातिगत जनगणना होगी और ये अंग्रेज़ों ने किया था 1931 में और इसी जातिगत जनगणना से ही अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी और उसी बाद 1931 में ही जब जनगणना आई तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अ, दलितों की यानी पिछड़े लोगों की बात बात उठाई थी और उन्होंने ही उस वक़्त रिज़र्वेशन की माँग कर दी थी 1931 में, जब ये जनगणना आई थी और उसको लेकर फिर विवाद हुआ महात्मा गांधी और अ अ, डॉक्टर भीमराव के बीच में और फिर पूना पैक्ट हुआ कि भई किस तरह से इसको इस मुद्दे को खत्म करना है क्योंकि उसमें फिर जिन्ना भी कूद पड़े थे। जिन्ना ने कहा था कि मुसलमानों को भी आरक्षण दो। तो वो बड़ा एक इश्यू चला। 1937 का जो चुनाव हुआ, उसमें रिज़र्वेशन हुई, एससी-एसटी के लिए रिज़र्वेशन हुआ, लेकिन मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल में रिज़र्वेशन हुआ और तब से वो प्रथा आज तक चली आ रही है। तो अगर ये जातिगत जनगणना उस समय नहीं हुई होती तो क्योंकि ये कहते हैं लोग कि 67% इस देश में ओबीसी हैं। तो अगर ये नहीं हुई होती, तो शायद इस देश में ये जो जातिगत जो राजनीति हो रही है, शायद नहीं होती। तो ये मातृभाषा, दिव्यांगता, सामाजिक स्थिति, जाति, पेशा, माइग्रेशन, उम्र, लिंग और शिक्षा, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो ये ऐप से होगी और आपके जो अ, एक्चुअल आपकी जो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो है, तब इसमें जो है ये चीज़ें देखी जाएँगी कि हम इस देश में डेवलपमेंट की क्या-क्या गुंजाइश है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी और अगर आपके पास कोई कमेंट हो, कोई अगर आपके पास जानकारी तो ज़रूर दीजिएगा, हम उस पर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, नमस्कार।